क्यों कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए गद्य और पद्य साहित्य से 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन बताऊंगा, उसी 50 क्वेश्चन में से आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे जहां से आपको 10 नंबर मिलेगा। तो आज की वीडियो में बोर्ड एग्जाम स्पेशल के लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वंचित रह जाएंगे, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर आपके कट जाएंगे, जिससे कि अगर आप उसको हल नहीं कर पाएंगे, आप देखेंगे नहीं, तो आपका नंबर कट जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बनेगा। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसे प्रश्न बताएंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे चैनल पर डेली मिलता रहता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम भाग ए गद्य साहित्य से पढ़ेंगे 25 क्वेश्चन, उसके बाद 25 क्वेश्चन हम पद्य साहित्य से पढ़ेंगे। तो देखिए थोड़ा म्यूजिक चल रहा है बगल में, घर के बगल में बर्थडे है, तो ध्यान उसको मत दीजिए, ध्यान आप पढ़ाई पे दीजिए, क्योंकि अब पेपर आपका 1-2 दिन बचा है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 1 हमारा है कि कफन कहानी के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है रेणु, चौथा ऑप्शन है भीष्म सहनी। तो देखिए जो कफन कहानी है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है प्रेमचंद जी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कफन कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद जी हैं। कौन है, प्रेमचंद जी। इतना ध्यान रखना आपको कि कफन कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है उसने कहा था के लेखक है। उसने कहा था के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए उसने कहा था इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पे हमारा देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो उसने कहा था इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है गिल्लू की लेखिका है। ए ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन है अमृता प्रीतम और डी ऑप्शन है मन्नू भंडारी। तो गिल्लू कहानी जो है इसके लेखिका कौन है, इसके लेखिका है देखिए महादेवी वर्मा जी। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो गिल्लू है, गिल्लू की लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा जी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आकाशदीप के लेखक हैं। देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चनों को हमने लिया है। आकाशदीप के लेखक हैं, कौन लेखक हैं। देखिए ए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है पंत, सी ऑप्शन है निराला, डी ऑप्शन है बच्चन। तो आकाशदीप के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी। आकाशदीप के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रसप्रिया के लेखक हैं। रसप्रिया के लेखक कौन है, ए ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, बी ऑप्शन है प्रेमचंद, सी ऑप्शन है परसाई, डी ऑप्शन है अमरकांत। तो देखिए रसिक प्रिया जो है, सॉरी जो रसप्रिया है, रसप्रिया के लेखक कौन है, रसप्रिया के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा कि रसप्रिया के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है चीफ की दावत के लेखक कौन है। तो देखिए चीफ की दावत के लेखक कौन है, ए ऑप्शन है भीष्म सहनी, बी ऑप्शन है प्रेमचंद, सी ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, डी ऑप्शन है रेणु। तो चीफ की दावत जो रचना है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है भीष्म सहनी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भीष्म सहनी किसके लेखक है, चीफ की दावत के लेखक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। ए ऑप्शन है हरिवंश राय, बी ऑप्शन है धनपत राय, सी ऑप्शन है राम वृक्ष और डी ऑप्शन है शिवपूजन सहाय। तो देखिए प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था, असली नाम था, होता धनपत राय। क्या था, धनपत राय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी से हो जाएगा कि प्रेमचंद का क्या नाम था, धनपत राय। प्रेमचंद का नाम क्या, धनपत राय। देखिए कैसे आपको करना है, जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद क्या है, प्रेमचंद एक लेखक है। और तो इनका देखिए लेखक है तो ये प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध इनके पास पैसा अधिक है, तो ये धनपत, यानी इसका कि प्रेमचंद धनी व्यक्ति है, तो धनपत राय इनका वास्तविक नाम था। इस प्रकार से आप याद कर लीजिए ट्रिक बनाकर। उसके बाद देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन है कि नमक का दरोगा किसकी रचना है। ए ऑप्शन है प्रसाद, बी ऑप्शन है निराला, सी ऑप्शन है प्रेमचंद, डी ऑप्शन है पंत। तो नमक का दरोगा जो रचना है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है प्रेमचंद जी।
नमक का दरोगा के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इतने याद रखना कि प्रेमचंद किसके लेखक है? नमक का दरोगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र है। ए ऑप्शन है घेसु, बी ऑप्शन है हमीद, सी ऑप्शन है हल्कू और डी ऑप्शन है माधव। तो देखिए ईदगाह, ईदगाह यानी कि देखिए ईद देखिए मुस्लिमों में मनाया जाता है, तो ईदगाह के जो है मुख्य पात्र कौन है? मुस्लिम ही होंगे तो हमीद, हमीद भी मुस्लिम नाम है, तो ईदगाह के मुख्य पात्र कौन है? हमीद है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हमीद। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ए ऑप्शन है हल्कू, बी ऑप्शन है हमीद, सी ऑप्शन है घीसू और डी ऑप्शन है जुम्मन। तो देखिए पूस की रात, तो पूस की रात की जो मुख्य पात्र है वो है हल्कू। कौन है? हल्कू। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है, निबंध किस विधा का अंग है? तो देखिए निबंध जो है किस विधा का अंग है? गद्य है कि पद्य है कि नाटक है कि महाकाव्य है? ए ऑप्शन है पद्य, बी ऑप्शन है गद्य, सी ऑप्शन है नाटक और डी ऑप्शन है महाकाव्य। तो देखिए जो निबंध हमारा होता है वो कहानी की तरह होता है, तो देखिए यहाँ पे हमारा गद्य होता है ये। तो यहाँ पे हमारा देखिए ऑप्शन नंबर बी से गद्य। अगर ये कविता की तरह होता तो पद्य होता, तो इसलिए हमारा ये गद्य रहेगा, क्योंकि निबंध जो होता है कहानी की तरह होता है। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा का संबंध है। ए ऑप्शन है कल्पना से, बी ऑप्शन है इतिहास से, सी ऑप्शन है स्वयं के जीवन से और डी ऑप्शन है नाटक से। तो देखिए आत्मकथा जो है, आत्मकथा यानी कि खुद की कथा, स्वयं की कथा। तो आत्मकथा का जो संबंध है एक स्वयं के जीवन से, यानी खुद के जीवन की कथा जो होती है वही आत्मकथा होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, व्यंग के लिए प्रसिद्ध लेखक हैं। ए ऑप्शन है प्रेमचंद, बी ऑप्शन है परसाई, सी ऑप्शन है पंत, डी ऑप्शन है प्रसाद। तो देखिए व्यंग के लिए प्रसिद्ध लेखक कौन है? व्यंग के लिए प्रसिद्ध लेखक है परसाई। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परसाई। व्यंग के लिए प्रसिद्ध लेखक कौन है? परसाई जी हैं। उसके बाद देखिए हमारा 14 से 25 तक हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। देखिए महत्वपूर्ण त्वरित प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेंगे आपको हमेशा काम में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ठाकुर का कुआं, इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद जी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेमचंद वाला आपके ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछता है। शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। संस्मरण का अर्थ क्या होता है? देखिए संस्मरण किस पर आधारित होता है? जो संस्मरण रेखा चित्र उपन्यास होता है, संस्मरण किस पर आधारित? संस्मरण जो होता है स्मृति, यानी स्मृति पर आधारित होता है। किसी ने कुछ याद किया और लिख दिया, किसी कुछ याद है अपने मन से याद करके लिख दिया तो संस्मरण हो गया। तो इसलिए देखिए जो संस्मरण होता है स्मृति यानी याद पर आधारित होता है। फिर है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र गद्य विधा से संबंध रखता है। उसके बाद देखिए उपन्यास। उपन्यास जो होता है अगर कथा बड़ा लिख दिया जाए तो उपन्यास होता है। विस्तृत यानी बड़ा कथा रहे, कोई कहानी की तरह बड़ा कथा रहे, उस उपन्यास होता है वो। तो यहाँ पे देखिए उपन्यास रहेगा, विस्तृत कथा। उसके बाद देखिए कहानी। कहानी क्या है? लघु गद्य रचना होती है। लघु गद्य यानी छोटे गद्य रचना को कहानी कहते हैं। उसके बाद रिपोर्टाज क्या होता है? प्रत्यक्ष वर्णन। जो आंखों का देखा प्रत्यक्ष वर्णन होता है वो रिपोर्टाज होता है। जो आंखों का देखा प्रत्यक्ष वर्णन होता है। उसके बाद देखिए डायरी क्या है? डायरी क्या होता है? डायरी जो होता है दैनिक लिखा है, जीवन में रोज डेली जो लिखा जाता है वो डायरी होता है। उसके बाद देखिए क्या है? संवाद प्रधान विधा। देखिए संवाद प्रधान विधा जो है ये क्या है? नाटक होता है। यानी कुछ चीज देख कर, जैसे कि कुछ नाटक, कोई नाटक कर रहा उसी को देख कर हमने लिख दिया। उसके बाद चरित्र चित्रण। जो चरित्र चित्रण होता है कहानी का तत्व होता है, यानी कहानी के आधार पर किसी का चरित्र चित्रण कर सकते हैं। उसको देखिए क्या है? कथानक। तो कथानक जो होता है कहानी का ढांचा होता है, यानी कहानी जिस पर टिकी होती है, कहानी का सारांश होता है, उसे ही कथानक कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए हमारे गद्य से 25 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखिए हमें पद से हम 25 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए भाग बी पद साहित्य, तो इसमें पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा के कवि कौन है? ए ऑप्शन है पंत, बी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी ऑप्शन है प्रसाद, डी ऑप्शन है दिनकर। तो देखिए राम की शक्ति पूजा जो है इसके कवि कौन है? इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा के जो लेखक हैं और कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। 101% गारंटी देता हूं, हर साल आता है, इस साल भी पूछा जाएगा। तो यह है कि कामायनी के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है पंत, सी ऑप्शन निराला, डी ऑप्शन है दिनकर। तो देखिए कामायनी के जो रचनाकार हैं ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा से हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, आपको हमेशा काम आएगा। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 28, रश्मिरथ के कवि कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। रश्मिरथ के कवि कौन है? तो देखिए ए ऑप्शन है पंथ, बी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन है निराला, डी ऑप्शन है बच्चन। तो देखिए रश्मिरथ के जो कवि हैं ये है रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जो है रश्मि के क्या है, रचनाकार हैं, कवि हैं। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 29, मधुशाला के रचयिता हैं। ए ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, बी ऑप्शन है पंत, सी ऑप्शन है प्रसाद, डी ऑप्शन निराला। तो देखिए मधुशाला के जो रचयिता है हरिवंश राय बच्चन है। देखिए मधुशाला आप किसी हीरोइन को मान लीजिए, और बच्चन जो है अमिताभ बच्चन जो है क्या है, फिल्म के सबसे बड़े नायक हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, मधुशाला के जो रचयिता है कौन है, हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, झांसी की रानी कविता के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन है महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी ऑप्शन है मीरा, डी ऑप्शन है गुप्त। तो झांसी की रानी की देखिए जो रचनाकार हैं, रचयिता है वो कौन है, वह सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखिए इस प्रकार झांसी की रानी की जो रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो इसको याद करने का आपका ट्रिक क्या होगा, देखिए झांसी की रानी, जो झांसी की रानी है देखिए क्या है, इसकी इनके रचयिता कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? ए ऑप्शन है प्रसाद, बी ऑप्शन है पंत, सी ऑप्शन निराला, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो देखिए जयशंकर प्रसाद और फिर पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ये सभी छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। तो यहाँ पे देखिए छायावादी युग के, अगर आपको बढ़िया पूछा कि छायावादी कवियों के नाम लिखिए, तो आप प्रसाद जी का नाम लिख सकते हैं, पंत जी का नाम लिख सकते हैं, निराला जी का नाम लिख सकते हैं। तो इसलिए इस ऑप्शन में हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन अगला है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ए ऑप्शन है उत्साह, बी ऑप्शन है शोक, सी ऑप्शन है रति, डी ऑप्शन है भय। तो देखिए वीर रस का जो स्थायी भाव होता है उत्साह होता है। यानी देखिए आप किसी मूवी को देखने से, अगर आप बॉर्डर मूवी को देख रहे हैं तो आपको क्या लगेगा कि यार मैं भी आर्मी बन जाऊं और सबको मार गिराऊं पाकिस्तानियों को। तो यह है उत्साह आपके अंदर आ रहा, तो इसलिए यहाँ पे वीर रस होगा। वीर रस में क्या होता है, उत्साह आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, करोड़ रस का स्थायी भाव। तो देखिए ए ऑप्शन है हास, बी ऑप्शन है शोक, सी ऑप्शन है क्रोध, डी ऑप्शन है आश्चर्य। तो देखिए करोड़ रस, करोड़ कब होता है, कोई मन किसी का मन दुखी क्या होता है, जब वो उसको कोई शोक समाचार, जैसे किसी के घर में किसी की मृत्यु होगी दुखी हो गया, कोई छोड़ के चला गया दुखी हो गया, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जाएगा आप दुखी हो जाएंगे। तो कब दुखी होंगे, जब आपके अंदर शोक होगा। तो शोक रस में क्या होता है, इसका भाव कौन है, इसका स्थायी भाव शोक होता है, करोड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो देखिए श्रृंगार रस, श्रृंगार यानी कि आप श्रृंगार कब करेंगे, जब आपको कहीं शादी ब्याह में जाना होगा तो आप श्रृंगार करेंगे। तो श्रृंगार का जो स्थायी भाव होता है रति होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे शोक दिया, उत्साह दिया, भय दिया, लेकिन क्या होगा, रति होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दोहों में मात्रा होती है। देखिए दोहा में कितनी मात्रा होती है, ये आपके रस छंद अलंकार जो होगा दोहा, जहाँ पे आपका जो छंद पूछता है छंद में भी काम आएगा। तो ए ऑप्शन है 16-16, बी ऑप्शन है 13-11, सी ऑप्शन है 12-12 और डी ऑप्शन है 14-14। तो देखिए जो दोहा होता है, दोहा एक समात्रिक छंद होता है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, 13 और 11 मात्राएं होती हैं दोहा में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है चौपाई में मात्रा कितनी होती है? तो देखिए चौपाई में ए ऑप्शन है 13-11, बी ऑप्शन है 16-16, सी ऑप्शन है 12-12, डी ऑप्शन है 15-15। तो चौपाई जो होता है या इसमें क्या होता है, इसमें देखिए 16-16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, सा समान जैसे कौन सा अलंकार होता है, जैसे किस्सा उसके जैसा उसके समान में कौन सा ये अलंकार होता है, किस अलंकार का उदाहरण है? ए ऑप्शन है रूपक, बी ऑप्शन है अनुप्रास, सी ऑप्शन है उपमा, डी ऑप्शन है यमक। तो देखिए जब किसी समान की किसी से क्या समानता बताई जाती है तो वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए
हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्ण की पुनरावृत्ति यानी एक वर्ण बार बार आए तो वहां पे क्या होता है। ए ऑप्शन है रूपक, बी ऑप्शन अनुप्रास, सी ऑप्शन उपवाक, डी ऑप्शन है अतिशयोक्ति। देखिए एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सीधी तुलना किससे होती है। अगर सीधी तुलना की जाए तो उसमें कौन सा अलंकार होता है। किसी जैसे कि मान लीजिए कि जो है, जैसे कि मान लीजिए कि राधा कमल के जैसी है, तो यहाँ पे देखिए राधा की सीधी सीधी तुलना कमल से हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। ए ऑप्शन है उपमा, बी ऑप्शन है रूपक, सी ऑप्शन है डी ऑप्शन श्लेष, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो, जैसे कि राधा की तुलना हो रही है कमल से, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 40 की आश्चर्य का भाव है। ए ऑप्शन है वीर, बी ऑप्शन है अद्भुत, सी ऑप्शन है हास्य, डी ऑप्शन है भयानक। तो आश्चर्य, आश्चर्य का जो देखिए आप किसी चीज को देखकर आश्चर्य का वजह से कि अरे यार ये क्या हो गया, यानी कि अद्भुत चीज आपने देख लिया, तो आश्चर्य का स्थायी भाव क्या होता है, अद्भुत होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे हमारा देखिए 41 से 50 10 क्वेश्चन हम त्वरित प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए रौद्र रस में कौन सा स्थायी भाव होता है, क्रोध होता है। हास्य रस में हास्य स्थायी भाव होता है। शांत रस में क्या होता है, निर्वेद होता है। और विभत्स रस में घृणा होता है। और फिर भयानक रस में क्या होता है, भय होता है। और देखिए अतिशयोक्ति रस में क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर कहना होता है। बढ़ा चढ़ा कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। मानवीकरण क्या होता है, निर्जीव को जीवित बनाना मानवीकरण होता है। उसके बाद देखिए यमक में क्या होता है, एक शब्द और एक शब्द दो बार आते हैं उसका अलग अलग अर्थ होता है, तो यमक अलंकार होता है। छंद में देखिए क्या होता है, मात्रा वर्ण आधारित रचना होता है। उसके बाद देखिए अलंकार क्या होता है, अलंकार जो होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए हमने आपको रस छंद अलंकार भी बता दिया और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। इसी में से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो बस इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपका 10 नंबर कंफर्म हो गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।